उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र अपन पढ़ने थे, जिसमें अपन ने किडनी के बारे में पढ़ा था। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अपन ने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में अपन ने देखा था। इसके बाद में इसकी संरचना के बारे में देखा था, और इसके बाद में अलग अलग इसके जो टाइप हैं, नेफ्रॉन के अलग अलग भाग हैं, उनके बारे में देखा था कि उनमें क्या क्या काम होता है। अब हम देखते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले तो नेफ्रॉन की संरचना यहाँ पे बनाएंगे। ये नेफ्रॉन की संरचना है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो अभिसारी धमनी आती है, जो रक्त को लेके आती है। अभिसारी धमनी रक्त को कहाँ लेके आती है? बोमन संपुट के अंदर। इस संरचना को अपने क्या नाम दिया था? बोमन संपुट। कैप्सूल। जहाँ पे अभिसारी धमनी आती है, वो रक्त लेके आती है आगे, यहाँ पे आके बोमेन संपुट के अंदर केशिकाओं का बहुत सारा यहाँ पे क्या बनाती है? जाल बनाती है। जाल बनाने के बाद यहाँ से जो धमनी निकलती है, उसको अपन ने नाम दिया अपसारी धमनी। अपसारी धमनी। इस केशिकाओं के जाल को क्या नाम दिया था? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मेलपिजियन कैप्सूल। मेलपिजियन कैप्सूल इनको कहा जाता है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ कोशिकाएं जो होती है बोमेन संपुट की, कुछ कोशिकाएं उभार करके ग्लोमेरुलस के अंदर धंसने लग जाती है। इनको अपन ने नाम दिया था पोडोसाइट कोशिकाएं, जो कि रक्त के छन्ने में या ग्लोमेरुलर फिल्टर के निर्माण में सहायता करती है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से अब अभिसारी धमनी रक्त लेके आएगी। इसके बाद में ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती है, केशिकाएं होती है, उनके अंदर रक्त छनता है। यहाँ पे दबाव की वजह से इसका जो व्यास होता है अभिसारी धमनी का, वो बड़ा होता है। अपसारी धमनी का व्यास कम होता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दबाव की वजह से ये जो रक्त है, ये छनता है। अब यहाँ से रक्त छनेगा, किसमें आएगा? रक्त चलने के बाद किसमें आएगा? ये आएगा पीसीटी के अंदर। इसका सबसे ऊपर वाला भाग जो है नेफ्रॉन का, सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? पीसीटी। मैंने आपको बताया था कि ग्लोमेरुलर फिल्टर जो यहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलर छनित्र जिसको बोला जाता है, उसके अंदर प्लाज्मा के लगभग सभी कंटेंट यहाँ पे आ जाते हैं। रक्त के सभी कंटेंट आरबीसी को छोड़ के और कुछ मात्रा में प्रोटीन, आरबीसी और प्रोटीन। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स जिनको कहा जाता है, जो रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। और प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है, ये दोनों प्रोटीन्स जो है, ये दोनों कंटेंट है आरबीसी और प्रोटीन, ये यहाँ पे नहीं छनते हैं। इनके अलावा बाकी सभी जो कंटेंट होते हैं, जो रक्त के कंटेंट होते हैं, जैसे कि इसमें ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा इसमें जल हो गया, इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ हो गया। इसके अलावा इसमें यूरिया हो गया, इसके अलावा खाद्य पदार्थ, ये सब छनके किसमें आ जाते हैं? पीसीटी के अंदर आ जाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टर का निर्माण करते हैं। आपको याद रखना होगा कि रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी कोशिकाओं के अलावा भी इसके अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की भी कम ही मात्रा यहाँ पे आती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की मात्रा भी कम ही आती है यहाँ पे। इसके अलावा प्रोटीन का कुछ भाग छनके यहाँ पे आ सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर जो प्रोटीन होती है वो यहाँ पे छनती नहीं है। अब जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्टर जो है पीसीटी के अंदर आएगा,
पीसीटी के अंदर आएगा। अब ग्लोमेरुलर फिल्टर का लगभग 98 से 99%, 98 से 99%, 98 से 99% तक जल जो है वो पुनः अवशोषित हो जाता है। 98 से 99% जल जो है पुनः अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी पदार्थ बचे, जल के अलावा बाकी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, यूरिया और खाद्य पदार्थ, इनका लगभग 5% भाग ही यहाँ पे रहता है। इसके अलावा 95% भाग को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। याद रखना, जल का कितना परसेंट, 98 से 99% जल, और बाकी ठोस पदार्थ का 95% तक, 95% भाग पुनः अवशोषित यहाँ पे कर लिया जाता है, पुनर्अवशोषित कर लिया जाता है। किसके अंदर, पीसीटी के अंदर, हैंडले लूप के अंदर, डीसीटी के अंदर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये चारों जो है, चारों भाग हैं, नेफ्रॉन के चारों भाग पुनर्अवशोषण में सहायता करते हैं। अब किसमें क्या क्रियाएं चलती है वो अपन एक एक देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीसीटी की। पीसीटी जो है उसमें लगभग 80% तक पुनर्अवशोषण यहाँ पे होता है। ये पीसीटी का भाग मैं बना रहा हूँ, जो बोमेन संपुट से स्टार्ट होता है और हेले लूप के बीच का जो भाग है उसको पीसीटी नाम दिया था आपने, पीसीटी। इसके अंदर जो छनित्र होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टर होता है, उसका लगभग 80% भाग यहाँ पे अवशोषित हो जाता है। 80% भाग पीसीटी के अंदर अवशोषित हो जाता है। अब ये अवशोषित किस प्रकार होता है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अवशोषित होती है, उन चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आवश्यक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, कौन कौन सी चीजें अवशोषित होती है यहाँ पे, ग्लूकोज हो गया। इसके अलावा कुछ मात्रा में प्रोटीन जो है वो भी छन के इसमें ग्लोमेरुलर फिल्टर में आ जाती है, इसलिए प्रोटीन भी यहाँ पे अवशोषित हो जाती है, प्रोटीन भी अवशोषित हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे NaCl के अलावा यहाँ पे जल की मात्रा भी यहाँ पे अवशोषित हो जाती है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले तो Na+ का अवशोषण किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सोडियम आयन जो है, सोडियम धनायन जो है, उसका अवशोषण किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा, सक्रिय प्रक्रिया द्वारा, सक्रिय प्रक्रिया के द्वारा, मतलब ऊर्जा का उपयोग करके Na+ का अवशोषण किया जाता है। Na+ का अवशोषण किया जाता है यहाँ से ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय प्रक्रिया के द्वारा। सक्रिय प्रक्रिया का मतलब है जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ऊर्जा खर्च होती है उसको सक्रिय प्रक्रिया कहा जाता है। जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती, उसको निष्क्रिय प्रोसेस कहा जाता है, इसको विसरण कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पे Na+ जो है, Na+ का सबसे पहले अवशोषण किया जाता है किसकी सहायता से, ऊर्जा की सहायता से। अब जैसे ही यहाँ पे Na+ जो आयन है इस कोशिकीय स्पेस में, ये तो हो गया नलिकीय स्पेस, इसको नाम दूंगा मैं नलिकीय स्पेस, इसको बोलूंगा कोशिकीय स्पेस, सही है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं स्थित है। किडनी की अपन बात कर रहे हैं, किडनी में यहाँ विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं स्थित है। और ये जो नलिका है यहाँ पे, ये सिर्फ नलिका है, एक प्रकार की केविटी है जिसमें तरल बह रहा है। तो मैं कोशिकीय स्पेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोशिकीय स्पेस में Na+, जैसे ही Na+ का अवशोषण होता है, ऊर्जा की सहायता से Na+ का अवशोषण किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, Na+ आयन, और यहाँ से, यहाँ पहले क्या होता है, पहले से यहाँ पे धनायन मौजूद होते हैं। कोशिकीय स्पेस में पहले से H+ आयन जो होते हैं, हाइड्रोजन आयन, यहाँ से पहले से यहाँ पे उपस्थित होते हैं। अब जैसे ही Na+ का अवशोषण क्या किया जाता है, ऊर्जा की सहायता से किया जाता है, तो यहाँ पे धनायन की मात्रा बढ़ गई, कोशिकीय स्पेस में धनायन की मात्रा बढ़ गई। तो इस धनायन की मात्रा को उदासीन करने के लिए नलिकीय स्पेस से जो क्लोरीन आयन है वो भी यहाँ पे अवशोषित हो जाते हैं निष्क्रिय प्रक्रिया के द्वारा, विसरण के द्वारा। Cl- है, क्लोरीन आयन है, वो Na+ को कांस्टेंट करने के लिए, Na+ को उदासीन करने के लिए, एक उदासीन यौगिक बनाने के लिए, जो आपको पता है NaCl एक यौगिक होता है, जो एक यौगिक होता है जिसमें Na+ धनायन और Cl- ऋण आयन होते हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक उदासीन यौगिक बनाते हैं। तो Na+ तो यहाँ पे अवशोषित हो गया। अब Na+ को उदासीन करने के लिए क्लोरीन आयन भी इसके साथ साथ अवशोषित हो जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे क्या होता है, Na+ की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ पे Na+ की मात्रा हो गई। अब Cl- भी यहाँ पे आ गया, सही है, ये उदासीन हो गया। अब Na+ तो ज्यादा हो गया, अब ये पहले से H+ यहाँ पे हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, तो इस H+ की वजह से यहाँ पे धनायन की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाती है, और जो कोशिकीय, जो नलिकीय द्रव्य है उसमें धनायन की मात्रा
कम हो जाती है। यहाँ पे पहले से H+ मौजूद था, Na+ यहाँ पे आ गया तो धन आयन की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको तो वापस भेज नहीं सकते क्योंकि ये ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा उपयोग करके इसको लाया गया है। यहाँ पे कोशिकीय स्पेस में ऊर्जा का उपयोग करके लाया गया है, तो इसको तो वापस भेज नहीं सकते। तो इसके बदले में जो H+ आयन होते हैं वो वापस नलिकीय स्पेस में चले जाते हैं। Na+ के बदले में जो H+ आयन यहाँ पे मौजूद है वो नलिकीय स्पेस में चले जाते हैं। ये तो हो गया Na+ का अवशोषण हो गया। Na+ के साथ साथ किसका अवशोषण होता है, Cl- का अवशोषण होता है। और Na+ की वजह से H+ आयन जो है वो वापस नलिकीय स्पेस में चले जाते हैं। इसको बोला जाता है उत्सर्जन। इसको बोला जाता है उत्सर्जन। ये तो अवशोषण, ये उत्सर्जन। अब यहाँ पे जल का अवशोषण भी होता है, और जल का अवशोषण होता है वो निष्क्रिय प्रक्रिया के द्वारा होता है। वो किस प्रकार होता है, देखो यहाँ पे Na+ पहले ऊर्जा की सहायता से यहाँ पे लिया है Na+ को। Na+ के साथ साथ क्लोरीन आयन है वो भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि Na+ को उदासीन करना है, एक यौगिक बनाना है NaCl। तो NaCl के साथ जुड़ने के लिए Cl- आयन भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या होता है, अब आपने एक नाम सुना होगा परासरण दाब। अब जैसे Na+ आयन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब जहां पे सांद्रता ज्यादा होगी, यौगिक की या आयन की सांद्रता जहां पे ज्यादा होगी वहां पे परासरण दाब ज्यादा होता है। और परासरण दाब जो होता है वो जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। परासरण दाब होता है वो जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि जहां पे परासरण दाब ज्यादा होगा जल उसी तरफ जाएगा। जो जल का गमन है वो उसी तरफ जाएगा जिस साइड में परासरण दाब की मात्रा ज्यादा है। अब यहाँ पे NaCl जो है, Na और Cl दोनों मिलके एक यौगिक बनाते हैं। इस यौगिक की वजह से जो यहाँ पे कोशिकीय स्पेस होता है, कोशिकीय स्पेस में परासरण दाब की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे परासरण दाब की मात्रा बढ़ जाती है। अब मैंने बताया कि जो परासरण दाब होता है वो जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ये नलिकीय द्रव है, नलिकीय स्पेस है, यहाँ से ये परासरण दाब है, ये जल को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से जल का अवशोषण भी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, पीसीटी की अपन बात करते हैं तो पीसीटी में क्या क्या चीजों का अवशोषण होगा, ग्लूकोज का, जो आवश्यक चीजें हैं, जो शरीर के लिए ज्यादा आवश्यक चीजें होती है, जैसे कि ग्लूकोज, कुछ मात्रा में प्रोटीन या खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ भी यहाँ पे अवशोषित हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ भी यहाँ पे अवशोषित हो जाते हैं। इसके अलावा ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी यहाँ पे अवशोषित हो जाते हैं। केवल अकार्बनिक पदार्थ यहाँ पे अवशोषित होते हैं कुछ मात्रा में आगे थोड़ा थोड़ा जहाँ पे जो बचेंगे वो आगे अवशोषण आगे होता जाएगा इन सबका। तो मेनली रूप से ग्लूकोज की लगभग सभी मात्रा यहाँ पे अवशोषित, पूरी की पूरी मात्रा यहाँ पे अवशोषित हो जाती है। प्रोटीन की यहाँ पे सारी की सारी मात्रा अवशोषित हो जाती है। अगर खाद्य पदार्थ में जैसे कि विटामिन है तो विटामिन की भी अधिकतर मात्रा यहाँ पे अवशोषित हो जाती है। और इसके अलावा खाद्य पदार्थ में जो मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स की भी अधिकतर मात्रा यहाँ पे अवशोषित हो जाती है। मैं पहले बता चुका हूँ पीसीटी के अंदर लगभग 80% भाग का पुनर्अवशोषण हो जाता है। ये पीसीटी जो भाग है इसका नेफ्रॉन का पीसीटी भाग है, उसमें लगभग 80% पुनर्अवशोषण यहाँ पे हो जाता है, जिसके अंदर ग्लूकोज भी आ गया, प्रोटीन आ गया, खाद्य पदार्थ आ गए, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ भी कुछ मात्रा में, इसके अलावा जल, Na+, Cl- ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद होती है। और एक याद रखना, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे H+ आयन का उत्सर्जन किया जाता है। इन सब चीजों का तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। बाकी H+ आयन जो होते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। शरीर के लिए हानिकारक कैसे होते हैं, H+ आयन क्या करते हैं, H+ आयन एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। H+ आयन जो है ये अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करेंगे तो शरीर के अंदर क्या होगा, अम्लता बढ़ेगी, पीएच, शरीर की पीएच कम होगी, कोशिकाओं की पीएच कम होगी और अम्लता बढ़ेगी। तो इस अम्लता को रोकने के लिए, अम्लता जो बढ़ी हुई है उसको रोकने के लिए यहाँ पे H+ का उत्सर्जन करना जरूरी है, और इसको H+ को मूत्र के साथ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये तो बात होगी किसकी, पीसीटी की।
नेक्स्ट बात करते हैं हेलने लूप की। हेलने लूप की दो भुजाएं मैंने आपको बताई थी। एक जो नीचे उतरती हुई भुजा है उसको बोला जाता है अवरोही भाग। अवरोही भाग। जो ऊपर चढ़ता हुआ जो भाग है, ऊपर की तरफ जाता हुआ, उसको बोला जाता है आरोही भाग। हेनले लूप का आरोही भाग। आरोही भाग। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अवरोही भाग है वो जल के लिए अपारगम्य होता है। जल के लिए अपारगम्य और लवणों के लिए पारगम्य। लवणों के लिए पारगम्य। जल के लिए अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब होता है कि इस भाग में हेनले लूप के जो अवरोही भाग है, जो नीचे उतरता हुआ भाग है, इसके अंदर जल का अवशोषण नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, याद रखना। क्योंकि जो अपारगम्यता का मतलब होता है कि यहाँ पे जल का अवशोषण नहीं होता है। यहाँ पे केवल जो खनिज लवण होते हैं, जो लवण होते हैं, खनिज लवण जो मैंने आपको बताए, खाद्य पदार्थ के अंदर खनिज लवण भी आते हैं, तो खनिज लवण जो होते हैं यहाँ पे अधिकतर खनिज लवण यहाँ पे अवशोषित होते हैं। तो जो हेनले लूप का भाग है उसमें आपको याद रखना है कि हेनले लूप का जो अवरोही भाग है वो जल के लिए होता है अपारगम्य, यानी कि यहाँ पे जल का अवशोषण नहीं होगा। केवल ये खनिज लवणों के लिए पारगम्य होता है, जहाँ पे केवल खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अब हम बात करते हैं आरोही भाग की। तो आरोही भाग में क्या होता है, ये जल के लिए पारगम्य होता है। जल व यूरिया, यूरिया के लिए पारगम्य। जल व यूरिया के लिए ये पारगम्य होता है। अब जल व यूरिया के लिए पारगम्य होता है, पारगम्य का मतलब होता है कि जो जल इस भाग में, हेनले लूप के इस भाग में, आरोही भाग में जल का अवशोषण होगा और कुछ मात्रा में परासरण दाब को नियमित रखने के लिए यूरिया का अवशोषण भी यहाँ पे किया जाता है। कुछ मात्रा में परासरण दाब को नियमित करने के लिए यहाँ पे यूरिया की कुछ मात्रा का अवशोषण किया जाता है और अधिकांश जल का भी अवशोषण यहाँ पे हो जाता है। 80% भाग का यहाँ पे जल का अवशोषण यहाँ पे हो गया था, 80% का। बाकी 20% भाग यहाँ पे बचता है, जिसका भी अधिकांश भाग यहाँ पे जल का अवशोषण यहाँ पे हेनले लूप में हो जाता है। हेनले लूप के कौन से भाग में, हेनले लूप के आरोही भाग में। अवरोही भाग में जल का अवशोषण नहीं होता है, यहाँ पे केवल खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और आरोही भाग की बात करते हैं तो जल और यूरिया का यहाँ पे अवशोषण होता है, क्योंकि ये जल और यूरिया के लिए पारगम्य होती है ये झिल्ली, और यहाँ पे खनिज लवणों का अवशोषण नहीं होता। खनिज लवणों का अवशोषण नहीं होता। खनिज लवणों का अवशोषण यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि खनिज लवण जो है वो पहले ही अवरोही भाग में अवशोषित हो चुके हैं। अब यहाँ पे हेनले लूप की अगर बात करते हैं तो हेनले लूप में ये जो जल का अवशोषण होता है, इसमें एक सिस्टम और भाग लेता है इस जल के अवशोषण में, वो अभी बताते हैं। देखो, ये अपसारी धमनी है। अपसारी धमनी क्या करती है, आगे चल के ये अपसारी धमनी आगे आएगी, आगे आके इस हेनले लूप के चारों तरफ अपना जाल बनाएगी। ऐसे हेनले लूप के चारों तरफ एक भाग इसका हेनले लूप के चारों तरफ जाल बनाएगा। हेनले लूप के क्या, पूरे जो नलिकीय भाग होता है, नेफ्रॉन का नलिकीय भाग होता है पूरा का पूरा, उसके ऊपर अपना क्या बनाती है, ये जाल बनाती है। जाल क्यों बनाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ जल अवशोषित किया है उसको वापस भी तो रक्त में छोड़ना है ना, तो यहाँ पे इसको रक्त में वापस कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये अपना जाल बनाती है। कौन सी धमनी, अभी अपसारी धमनी। जो अपसारी धमनी है वो आके यहाँ पे कोशिकाओं के इस नलिकाओं के चारों तरफ अपना जाल बना लेती है। इसका एक भाग तो कहाँ आता है, नलिकाओं के चारों तरफ जाल बनाता है। इसका जो दूसरा भाग होता है, अपसारी धमनी का जो दूसरा भाग होता है, ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। जो एक भाग तो नलिकाओं के चारों तरफ जाल बनाता है, दूसरा भाग जो होता है वो हेनले लूप के साथ साथ चलता है। ऐसे हेनले लूप के साथ साथ चलता है, ऐसे हेनले लूप के साथ साथ
चलता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ से रक्त जो कहाँ जा रहा है, किस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, क्योंकि ये जो रक्त को लेके ही तो आ रही है, ये रक्त को लेके आ रही है, तो यहाँ पे रक्त इस साइड में बह रहा है, सही है। तो यहाँ पे इस नलिका में हेनले लूप की बात करें, हेनले लूप के अंदर जो रक्त है, सॉरी जो ग्लोमेरुलर फिल्टर है वो किस साइड में बह रहा है, इस साइड के अंदर। अच्छे से डरेगा ये हेनले लूप का भाग है, ये पीसीटी का भाग हो गया, ये बीसीटी का भाग हो गया। अब देखो यहाँ पे अपसारी धमनी है, अपसारी धमनी आएगी, इसके साथ साथ चलेगी। अब वो भाग मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ जो इसके नलिकाओं के चारों तरफ अपना जाल बनाता है, वो भाग अपन नहीं लेते हैं। यहाँ पे अपन एक सिस्टम के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं, जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो आरोही भाग है, हेनले लूप का आरोही भाग है, यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण, इस जल के अवशोषण को अधिक से अधिक बनाने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम और काम करता है, जिस सिस्टम के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपसारी धमनी है ये आती है यहाँ पे आगे, और इस हेनले लूप के भाग जो है उसके चारों तरफ ऐसे इसके पैरेलल चलती रहती है, इस प्रकार चलती है। अब देखो यहाँ पे एक भाग तो इस किसका हो गया, ये अपसारी धमनी का हो गया, एक भाग क्या हो गया, नेफ्रॉन के हेनले लूप का भाग हो गया। अब यहाँ पे रक्त ये इस साइड में बहता है, सही है, यहाँ पे रक्त इस साइड में बहता है, यहाँ पे ये जो तरल है ये इस साइड में बहता है, धमनी में रक्त इस साइड में बह रहा है, क्योंकि ये यहाँ से लेके आ रही है, ग्लोमेरुलस से रक्त को यहाँ पे लेके आ रही है, तो इस साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्टर है उसका जो तरल है वो किस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है। तो ये जो विपरीत चलते हैं एक दूसरे की, यहाँ पे रक्त इसके विपरीत चल रहा है, यहाँ पे जो तरल है इसकी गति इस साइड में है, तो एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये एक दूसरे के विपरीत चलने की मैकेनिज्म है, इसको बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे अपसारी धमनी आई, अपसारी धमनी क्या करती है, रक्त को इस साइड में लेके जाती है, सही है। यहाँ पे हेनले लूप की बात करते हैं, तो हेनले लूप में जो तरल है वो इस साइड में बहता है, तो ये एक दूसरे के विपरीत बह रहे हैं। जो ये अपसारी धमनी की आगे जाके ये जो अपसारी धमनी की यहाँ पे ये आगे जाके जो शाखा बनती है, इसको बोला जाता है वासा रेक्टा, इसको बोला जाता है वासा रेक्टा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसमें धमनी की कौन सी शाखा भाग लेती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसमें धमनी की कौन सी कौन सी शाखा भाग लेती है, उसको बोला जाता है वासा रेक्टा। इस शाखा को बोला जाता है वासा रेक्टा, जो अपसारी धमनी के आगे चल के एक शाखा तो नलिकाओं के चारों तरफ अपना जाल बनाती है, ताकि जो अवशोषित पदार्थ है उसको अवशोषण करके रक्त में छोड़ा जा सके। दूसरा, इसकी दूसरी शाखा होती है वो वासा रेक्टा का निर्माण करती है, और जो हेनले लूप है, हेनले लूप के पैरेलल चलती है, विपरीत हेनले लूप के विपरीत पैरेलल चलती रहती है, ताकि अधिक से अधिक जल का अवशोषण किया जा सके। तो ये इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि जल के अवशोषण में सहायता करता है। हेनले लूप के आरोही भाग में जल के अवशोषण में सहायता करता है। कौन सा मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें कौन सी धमनी भाग लेती है, वासा रेक्टा, याद रखना, कौन सी धमनी भाग लेती है, वासा रेक्टा। ये हो गई हेनले लूप की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीसीटी। पीसीटी के बारे में अपन ने पढ़ लिया, पीसीटी में कौन सा किस किस चीज़ों का अवशोषण होता है, कहाँ पे कितना % अवशोषण होता है, किस वजह से होता है, सक्रिय परिवहन होता है, एक जगह निष्क्रिय परिवहन होता है, वो सब चीज़ें। हेनले लूप के बारे में अपन ने देख लिया। हेनले लूप का जो अवरोही भाग होता है, नीचे उतरता हुआ जो भाग होता है, वहाँ पे केवल खनिज लवणों का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो झिल्ली होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, वो जल के लिए अपारगम्य होती है और खनिज लवणों के लिए पारगम्य होती है। अब अपन देखते हैं
कि आरोही भाग, हेनले लूप के आरोही भाग में देखते हैं तो आरोही भाग में जल का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, अधिक से अधिक अवशोषण होता है। यहाँ पे जो झिल्ली होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है और खनिज लवणों के लिए अपारगम्य होती है, इसलिए यहाँ पे जल का अवशोषण अधिक होता है, खनिज लवणों का अवशोषण नहीं होता। यहाँ पे एक काउंटर करंट मैकेनिज्म जो सिस्टम है वो भी यहाँ पे जल के अवशोषण में अधिक से अधिक जल का अवशोषण हो उसके लिए जिम्मेदार होता है। वो मैंने आपको बताया कि अपसारी धमनी जो है वो आगे चल के एक शाखा इसकी कहाँ जाती है, एक शाखा तो नलिकाओं के चारों तरफ अपना जाल बनाती है ताकि अवशोषित भाग को पुनः रक्त में छोड़ा जा सके। इसका दूसरा जो भाग होता है वो हेनले लूप के पैरेलल चलता है, हेनले लूप के आरोही भाग के पैरेलल चलता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण किया जा सके। ये हो गई हेनले लूप की बात होगी। ये डीसीटी। अब अपन बात करते हैं डीसीटी। अब क्या होता है, पीसीटी के अंदर पूरा लगभग सभी चीज़ों का 80% भाग का अवशोषण यहाँ पे हो जाता है। 80% भाग का यहाँ पे अवशोषण होता है। कुछ मात्रा में जल का अवशोषण, कुछ मात्रा में खनिज लवणों का अवशोषण हेनले लूप में हो जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी बच जाती है जो जिनमें पीसीटी में और हेनले लूप में जिनका अवशोषण नहीं हो पाता है, उन चीज़ों का अवशोषण कहाँ होता है, डीसीटी के अंदर। जैसे कि जल का अवशोषण यहाँ पे होता है, डीसीटी के अंदर जल का अवशोषण होता है कुछ मात्रा में, लगभग पीसीटी के अंदर जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में हेनले लूप में होता है। हेनले लूप में भी अगर जल बच जाता है तो उसका अवशोषण प्राशन दाब के आधार पर, कि जो शरीर का प्राशन दाब किस प्रकार है। अगर पशु ज्यादा पानी पीता है, अगर अपन पशु की बात करते हैं तो पशु ज्यादा पानी पीता है तो उसके प्राशन दाब को मेंटेन रखने के लिए, शरीर का प्राशन दाब जो मेंटेन होता है वो डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ही द्वारा निर्मित किया जाता है। ये दोनों प्राशन दाब को देखकर ये तय करती है, ये दोनों नलिकाएं डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये दोनों प्राशन दाब को देख के ये नियमित करती है कि शरीर में कितनी ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण करना है और कितनी ज़्यादा मात्रा में जल का उत्सर्जन करना है। क्योंकि जो यूरिया होता है, यूरिया जल के साथ बाहर निकलता है, यूरिया जो होता है वो जल के साथ बाहर निकलता है, तो कुछ मात्रा में यूरिया के साथ भी जल होना चाहिए। ऐसे पशुओं की अगर बात करते हैं जो जल कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने वाले जीवों के अंदर क्या होता है, ये जल का अवशोषण, शरीर के अंदर पानी की कमी है वैसे ही, क्योंकि वो पानी कम पी रहा है तो शरीर के अंदर पानी की वैसे ही कमी है। तो ये जो डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करती है, अधिक से अधिक जल का अवशोषण करने लग जाती है, अधिक से अधिक जल का अवशोषण करने लग जाती है। तो जो लास्ट में जो मूत्र का निर्माण होता है वो एक प्रकार से सांद्र मूत्र कहलाता है, सांद्र, क्योंकि उसमें जल की मात्रा कम होती है, क्योंकि शरीर के अंदर पहले से ही जल कम है, पहले से ही शरीर के अंदर जल कम है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जल का अवशोषण होगा। शरीर में तो जल को मेंटेन रखना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जल का अवशोषण होगा वापस, तो जो मूत्र यहाँ पे आएगा वो सांद्र मूत्र कहलाता है। अब ऐसे पशुओं की बात करते हैं जो ज्यादा मात्रा में जल पीते हैं, ज्यादा मात्रा में जल ग्रहण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें क्योंकि शरीर के अंदर जल की आवश्यकता नहीं है, शरीर के अंदर जल की आवश्यकता कम है क्योंकि वो पहले से ज्यादा पानी पी रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होती है वो कम मात्रा में जल का अवशोषण करती है और जो मूत्र का निर्माण होता है उसे कहा जाता है तनुमूत्र, तनुमूत्र। अब अपन बात करते हैं डीसीटी में, तो डीसीटी में एक तो जल का अवशोषण हो गया, जल का अगर शरीर में ज्यादा जल की आवश्यकता है तो यहाँ पे ज्यादा जल का अवशोषण होगा, अगर शरीर में आवश्यकता कम है जल की तो यहाँ पे जल का कम अवशोषण होगा। इसके अलावा भी सोडियम आयन, कुछ मात्रा में सोडियम आयन बच जाते हैं, कुछ मात्रा में सोडियम आयन बच जाते हैं तो उनका अवशोषण भी यहाँ पे होता है। इसके अलावा पोटेशियम आयन का अवशोषण भी यहाँ पे होता है, जल के साथ साथ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन का अवशोषण होता है। इसके अलावा NH4 प्लस इस आयन का अवशोषण भी यहाँ पे होता है। और याद रखना H+ आयन का जो अवशोषण नहीं होता, यहाँ पे H+ आयन को पीसीटी के समान ही H+ आयन का उत्सर्जन किया जाता है, H+ आयन का उत्सर्जन यहाँ पे किया जाता है। जैसा पीसीटी में अपन ने देखा था किस प्रकार H+ आयन जो है उनका उत्सर्जन हुआ था, उसी प्रकार डीसीटी के अंदर भी Na+ के साथ साथ यहाँ पे Na+ और K+ आगे उसी आधार पर H+ आयन का यहाँ पे उत्सर्जन होता है।
तो ये हो गई डीसीटी की बात। अब कलेक्टिंग ट्यूबुल्स की बात करते हैं। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में क्या होता है, ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जो है वो विभिन्न प्रकार के जो नेफ्रॉन है, विभिन्न प्रकार के नेफ्रॉन से, अलग अलग नेफ्रॉन से ये जुड़ी हुई होती है। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के नेफ्रॉन से जुड़ी होती है और विभिन्न प्रकार के नेफ्रॉन अपना जो फिल्ट्रेट है वो लाके किसमें छोड़ते हैं, कनेक्टिंग ट्यूबुल्स में। और लास्ट में तय करती है, जो कनेक्टिंग ट्यूबुल्स जो है वो तय करती है कि मूत्र को कितना सांद्र करना है या कितना तनुमूत्र करना है। तो ये थी इसके अलग अलग भागों की मूत्र निर्माण की प्रोसेस।